हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 122 का संबंध 125 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 122 से यहाँ पर 125 बना है उसी प्रकार से यहाँ पर हम बताएंगे कि 125 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 122 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। तो 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 122 से यहाँ पर 125 बन जाएगा कैसे। यदि हम 122 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 122 और 3 मिलकर बन जाएगा 125। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 125 के अंदर और इस 125 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी तरह से इस 125 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे तो 125 और 3 मिलकर बन जाएगा 128। अब हमें देखना है कि 128 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 128 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए इस टाइप का प्रश्न यदि एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 122 से यहाँ पर 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 122 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 122 की सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5 और 5 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 125 के अंदर और इस 125 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 125 की सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 125 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8 और इस 8 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। अब हमें देखना है कि संख्या 512 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 512 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के सीरीज वाले प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 4, 4 के बाद में दिया गया है 10, 10 के बाद में दिया गया है 22, 22 के बाद में दिया गया है 40, 40 के बाद में दिया गया है 64 और 64 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज वाले प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 4, 4 से कितना बन रहा है 10, 4 से 10 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 4 और 6 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 22, तो 10 से 22 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +12 कर दें तो 10 और 12 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है 40, तो 22 से 40 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें +18 कर दें तो 22 और 18 मिलकर बन जाएगा 40। फिर देखिए 40 से कितना बन रहा है 64, तो 40 से 64 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 40 के अंदर क्या कर दें +24 कर दें तो 40 और 24 मिलकर बन जाएगा 64। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 64 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है +6, उसके बाद में क्या हुआ है +12, उसके बाद में क्या हुआ है +18, उसके बाद में क्या हुआ है +24, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस प्लस हो रहा है। तो 24 के बाद में भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा ये कैसे देखेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर है 6, ठीक है 6 से कितना हुआ 12, 6 से 12 बनेगा कैसे। तो 6 के अंदर यदि हम क्या कर दें +6 कर दें तो 6 और 6 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 18,
तो 12 से 18 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 24 से, तो 18 से 24 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो 18 और 6 मिलकर बन जाएगा 24 से। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 24 से अगली संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 24 से आगे कितना प्लस होगा ये ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी के अंदर प्लस 6 हुआ है, तो 24 से अगली संख्या निकालने के लिए भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस 6 कर देंगे, तो 24 और 6 मिलकर बन जाएगा 30। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे? यदि हम 64 के अंदर क्या कर दें प्लस 30 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 64 के अंदर यदि हम प्लस 30 कर देंगे तो 64 और 30 मिलकर बन जाएगा 94। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 94। अब हमें देखना है कि 94 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 94 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की आपसे क्या पूछी गई है, संख्या पूछी गई है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो मेरे भाई फॉर्मूला है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए टी अपने को निकालना है, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या अपने को निकालनी है। तो यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि राज का स्थान दोनों सिरों से कितना है 16वां है। तो मेरे भाई एल के स्थान पर भी हम क्या रखेंगे 16 रखेंगे और आर के स्थान पर भी हम क्या रखेंगे 16 रखेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा 16 और 16 मिलकर बन जाएगा कितना 32 है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे -1 कर देंगे, तो 32 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 31। ठीक है, यानी कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी होंगे कितने 31। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 31 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में FLOCK को 141 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CREW को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे
तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि FLOCK को यहाँ पर 141 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से FLOCK को यहाँ पर 141 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि CREW को किस प्रकार से लिखा जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फ़ाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट अल्फ़ाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि FLOCK को यहाँ पर 141 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फ़ाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। एफ के बाद में है एल आता है 12 नंबर पर है। एल के बाद में है ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। ओ के बाद में है सी आता है 3 नंबर पर है। और मेरे भाई सी के बाद में क्या है, के आता है 11 नंबर पर है। अब यहाँ पर सभी का नंबरिंग करने के बाद में क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन सभी को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 12 मिलकर बन जाएगा 18, 18 और 15 मिलकर बन जाएगा 33, 33 और 3 मिलकर बन जाएगा 36, 36 और 11 मिलकर बन जाएगा 47। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 141, तो 47 से यहाँ पर 141 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 47 का क्या कर दें, 3 गुना कर दें, तो यहाँ पर देखिए 47 दिए हो जाएगा 141। और ध्यान से देखिए 141 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे CREW के अंदर है और पता करेंगे कि CREW को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फ़ाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पहला लेटर है सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। सी के बाद में क्या है, आर आता है 18 नंबर पर है। उसके बाद में देखिए आर के बाद में है ई आता है 5 नंबर पर है। ई के बाद में क्या है, डब्लू आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 23 नंबर पर है। अब मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 और 18 मिलकर बन जाएगा 21, 21 और 5 मिलकर बन जाएगा 26, 26 और 23 मिलकर बन जाएगा 49। ठीक है। अब मेरे भाई जिस प्रकार से यहाँ पर 47 का 3 गुना किया गया था, उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 49 का कर देंगे 3 गुना। तो 49 का 3 गुना कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 49 दिए हो जाएगा कितना, 147। यानी कि CREW को लिखा जाएगा 147। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 147 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से और कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 49, 49 के बाद में दिया गया है 55, 55 के बाद में दिया गया है 63, 63 के बाद में दिया गया है 73, 73 के बाद में दिया गया है 85,
85 के बाद में दिया गया है 99 और 99 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में हमें दिया गया है 49 के बाद में दिया गया है 55। तो 49 से 55 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 49 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो 49 और 6 मिलकर बन जाएगा 55। फिर देखिए 55 के बाद में दिया गया है 63। तो 55 से 63 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 55 और 8 मिलकर बन जाएगा 63। फिर देखिए 63 के बाद में दिया गया है 73। तो 63 से 73 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 63 के अंदर क्या कर दें प्लस 10 कर दें तो 63 और 10 मिलकर बन जाएगा 73। फिर देखिए 73 के बाद में दिया गया है 85। तो 73 से 85 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 73 के अंदर क्या कर दें प्लस 12 कर दें तो 73 और 12 मिलकर बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है 99। तो 85 से 99 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 85 के अंदर क्या कर दें प्लस 14 कर दें तो 85 और 14 मिलकर बन जाएगा 99। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 99 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 6, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 8 है, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 10 है, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 12, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 14। यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है प्लस प्लस चल रहा है। तो 14 के बाद में भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना प्लस हुआ प्लस 6, उसके बाद में प्लस 8 है। तो 6 से 8 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए 6 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो बन जाएगा 8 है। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 10 है। तो 8 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 8 में क्या कर दें प्लस 2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10 है। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 12। 10 से 12 बनेगा कैसे। यदि हम 10 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 2 कर दें तो मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 14। 12 से 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें प्लस 2 कर दें तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। अब इसी प्रकार से 14 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर सभी के अंदर प्लस 2 हुआ है। तो 14 से अगली संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे 14 के अंदर भी प्लस 2 कर देंगे। तो 14 और 2 मिलकर बन जाएगा 16। अब हमें क्या करना है यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 99 के अंदर क्या कर दें प्लस 16 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 99 के अंदर प्लस 16 कर देंगे तो 99 और 16 मिलकर बन जाएगा 115। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 115। अब हमें देखना है कि संख्या 115 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 115 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है चिनाब नदी, ऑप्शन बी है व्यास नदी, ऑप्शन सी है रावी नदी और ऑप्शन डी है गोमती नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी, यानी कि इन सभी में से जो गोमती नदी है यह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो बाली तृतीय त्योहार है ये ओडिशा में मनाया जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि बाली तृतीय त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई याद रखना जो बाली तृतीय त्योहार है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर है, ऑप्शन बी है यमुना नदी पर है, ऑप्शन सी है भागीरथी नदी पर है, और ऑप्शन डी है कावेरी नदी पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, और यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन बी है कावेरी नदी पर है, ऑप्शन सी है मांडवी नदी पर है, और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दूधसागर जलप्रपात बना हुआ है मांडवी नदी पर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि खासी जनजाति का संबंध है मेघालय राज्य से। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार है। ऑप्शन ए है बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है हरियाणा राज्य में और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राइडर कप का संबंध है गोल्फ खेल से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि आपको फुल डिस्काउंट के साथ में पहले 100 अभ्यर्थियों को ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा मात्र और मात्र 51 रुपये के अंदर। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया था जिसके कारण 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया था जिसके कारण 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया था वर्ष 1956 में, जिसके कारण 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 9:15 बजे। ठीक है।